मार्च तिमाही के रिजल्ट्स का सीजन शुरू हो चुका है, जो अगले 1.5 महीने तक जारी रहने वाला है। कच्चे तेल समेत कमोडिटीज की बढ़ती कीमतों से कई सेक्टर्स की लागत अब बढ़ने की आशंका जताई जा रही है। तो वहीं दुनिया में उपजे नए हालात कुछ सेक्टर्स की कंपनियों के लिए फायदेमंद भी हो सकते हैं। मार्च तिमाही के ठीक बीच में शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध का किस सेक्टर पर दिख सकता है कैसा असर, और ऐसे माहौल में कहां बन रहे हैं आपके लिए कमाई के मौके, ये बताने के लिए हम लेकर आए हैं खास पेशकश Q4 जोर या कमजोर। नमस्कार, मैं हूं नेहा आनंद और हमारे साथ मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं अच्छी खासी रिसर्च लेकर। तो मेरे सहयोगियों से आपका परिचय करा दूं। मेरे साथ हैं कुशल गुप्ता, वरुण दुबे और अरमान नाहर। ये तगड़ी रिसर्च लेकर आए हैं पूरी तिमाही, चौथी तिमाही के जो रिजल्ट्स आने वाले हैं, और ये तीनों, ऑल द थ्री जेंटलमैन विल टेल यू कि क्या क्या हम अलग अलग सेक्टर से एक्सपेक्ट कर सकते हैं। साथ ही आपकी मदद के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं ट्रेड स्विफ्ट ब्रोकिंग के संदीप जैन, जो आपको बताएंगे कि ये जो रिजल्ट सीजन है इसमें आप पहले ही कैसे तैयारी कर लें, क्या एक्सपेक्टेड है और आप अभी कहां पर निवेश के मौके ढूंढ सकते हैं। तो विदाउट फर्दर अडू चलिए शुरुआत करते हैं और अलग अलग सेक्टर्स में कैसे मौके बन रहे हैं उस पर बात करते हैं। कुशल, सबसे पहले आपके साथ शुरुआत करेंगे। आईटी स्पेस आगाज हो चुका है ऑलरेडी दिग्गज ब्लू चिप कंपनी के साथ, टीसीएस के साथ। अब जरा बताइए क्या एक्सपेक्ट किया जाए चौथी तिमाही के नतीजों से। देखिए, आईटी ने में ओवरऑल नेहा अगर हम देखें ना तो नंबर्स इनलाइन ही आते हुए नजर आएंगे, प्राइमरली बिकॉज आप देखिए ऊपर टॉप लाइन जो है वहाँ पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ की एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही है। आपने देखा ही कि FY22 में यहाँ पर रिकॉर्ड डील विंस, इनफैक्ट जो ऑर्डर बुक है वो आती हुई दिखी थी टीसीएस की तरफ से, पर मार्जिन्स पर कहीं ना कहीं जो एक्सपेक्टेशंस लगा रहे थे कि काफ़ी बेहतर रह सकती है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा तेज़ी या मंदी के संकेत नहीं देखने को मिले थे। तो 25% पर फ्लैट लगभग रहा था। हालांकि अगर आप देखें तो FY23 का जो आउटलुक है वो देखना काफ़ी अहम होगा तमाम जितनी भी आईटी कंपनियां हैं उनमें। इनफैक्ट आप देखिए यहाँ पर तिमाही तौर पर 3 से 5% की रेंज में हम कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ का अनुमान कर चल रहे हैं जो आय फ्रंट पर है, और लगातार M&A एक्टिविटी तमाम जो कंपनियां करती हुई नजर आ रही हैं उसको लेकर क्या आउटलुक है आगे सभी तमाम दिग्गज आईटी कंपनियों, क्योंकि एक्सेंचर के नंबर्स के बाद यहाँ पर भी नंबर्स की अच्छी खासी एक्सपेक्टेशंस लगाई जा रही थी। हालांकि मार्जिन पर अभी भी हम दबाव जो है करीबन आधे से 1% तक देखकर चल सकते हैं। एट्रिशन अगेन एक चिंता का कारण अभी बना हुआ है। टीसीएस ने भी कहा कि जून तक जो है हम इसको पीक आउट होते हुए नजर आएंगे, तो एक और तिमाही आपको एट्रिशन के आधार पर थोड़ी सी ज्यादा चिंता का विषय बन सकता है। बट लार्जली अगर आप देखें तो यहाँ पर जो हायरिंग हो रही है कंपनियों की तरफ से, खासकर फ्रेशर्स की, वो काफ़ी दमदार रही है। तो आगे चलकर जो आउटलुक रहेगा FY23 का वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइडेंस आप देखिए, इन्फोसिस जब अपने नंबर्स डिक्लेयर करेगा तो गाइडेंस से भी हमें क्लियर कट इंडिकेशन मिलता दिखेगा पूरे के पूरे सेक्टर के लिए। चलिए, उस पर तो हमारी नजर रहेगी, लेकिन एक क्विक चेक अब संदीप जी से लेते हैं। संदीप जी, आपने कुशल को सुना, ऑलमोस्ट इनलाइन एक्सपेक्टेशन है, कोई बहुत बड़ी या डिवास्टेटिंग एक्सपेक्टेशन नहीं है, और टीसीएस ने अपने नतीजों के जरिए वही आप कह सकते हैं दर्शाया है। मुझे बताइए कि इस सेक्टर में कमाई के मौके कहां बनते आपको दिख रहे हैं। बिल्कुल, फर्स्ट ऑफ ऑल भारी भरकम पैनल है, जोर या कमजोर अच्छी थीम है, और Q4 की आगाज हुई है टीसीएस के साथ। तो मैं तो यही कहूंगा कि टीसीएस के रिजल्ट्स अच्छे थे, इनलाइन थे। मैं शाम को था जब रिजल्ट्स का रिएक्शन भी मैंने दिया। रिकॉर्ड डील विंस है, और आप देखिए ऑर्डर बुक बहुत स्ट्रांग है। 50,000 करोड़ का टॉप लाइन और 10,000 करोड़ के आसपास ये लोग पहुंच गए प्रॉफिट्स में। ठीक है, एट्रिशन इज अ बिग इशू और थोड़ा मार्जिन पे भी प्रेशर रहेगा, बट मुझे ऐसा लगता है ये कंपनियां एट्रिशन को कंट्रोल करने के लिए, और टीसीएस पर्टिकुलरली मैंने देखा हुआ, चैनल चेक किया हुआ, ये लोग बहुत सारी जो लीडिंग आईटी कॉलेजेस है उनके साथ टाई अप रखे हुए हैं, और वहां पे अपने कोर्सेज अपने हिसाब से डिजाइन करवा के स्टूडेंट्स को लेने की कोशिश करते हैं। सो दैट्स अ काइंड ऑफ रिस्क मैनेजमेंट फॉर मैनेजिंग द एट्रिशन रिस्क। बट ओवरऑल मुझे लगता है कि टीसीएस अभी देखिए ऐसे मार्केट्स में भी ग्रीन में है, और ऐसे ही आगे भी आने वाले जो, जैसा कि कुशल जी ने कहा कि जो बड़े दिग्गज है वो लोग के रिजल्ट्स इन लाइन ही रहेंगे। बहुत ज्यादा कुछ मुझे नेगेटिव सरप्राइजेस और पॉजिटिव सरप्राइजेस की उम्मीद नहीं है। बट यस, ये सेक्टर ऐसा है जहां पे रॉ मटेरियल का इंपैक्ट, जो इतना इन्फ्लेशन और दुनिया में जो अभी जियोपॉलिटिकल टेंशंस और वह सब की वजह से आया है, तो यहाँ पे इतना प्रेशर नहीं पड़ना चाहिए। सो आई फील टीसीएस इज वन ऑफ माय टॉप पिक्स, जो कि मुझे हमेशा से बहुत अच्छा लगता है। और 4500 के बाईबैक प्राइस के बाद अगर आपको 3700 के लेवल्स पे मिलता तो वन शुड सर्टेनली ग्रैब इट, क्योंकि हर साल ये लोग लाते हैं और हर साल
बढ़िया प्राइस पे बायबैक लाते तो दैट बिकम्स अ गुड एग्जिट रूट ऑल्सो अच्छे टारगेट्स के साथ। सो 4150 4230 का टारगेट आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। दूसरा मुझे ऐसा लगता है कि एक स्टॉक है जो कि बहुत ज्यादा पार्टिसिपेट भी नहीं किया, बहुत कंसोलिडेटेड है, मिड कैप आईटी स्टॉक्स। ऐसे तो आईटी में मैंने बहुत सारे स्टॉक्स वन आफ्टर दी अनदर कम से कम 20 स्टॉक्स रेकमेंड किए हैं और जैन साहब के जेम्स में मेरे फेवरेट सेगमेंट रहा है। बट सोनाटा सॉफ्टवेयर को भी देख सकते हैं इन लेवल्स पे 920 के टारगेट के लिए आने वाले 6 से 9 महीने के लिए। पॉइंट टेकन। चलिए, ये तो बात हो गई आईटी सेक्टर की कि क्या उम्मीद की जाए चौथी तिमाही के नंबर से। एंड ऑफ कोर्स संदीप जी की जो पसंद है वो हमने रखी आपके सामने। अब यहां से आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बैंकिंग सेक्टर के लिए इस तिमाही के अर्निंग्स में कैसे मौके हैं। बताइए वरुण, क्या आपकी रिसर्च रिपोर्ट कहती है? देखिए, इस बार हमने देखा है कि जो हालात है वो तो सुधरे हैं, मोर देन इकोनॉमी के हालात सुधरे, इन कंपनियों की जो बैलेंस शीट के हालात है वो आपको सुधरते हुए नजर आएंगे। क्योंकि इसके पहले आपने देखा था कि साल दर साल बेसिस पे काफ़ी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे आरबीआई की तरफ से, तो उसका इम्पैक्ट जो है बैंक्स की बैलेंस शीट पे देखने मिला था और कुछ हद तक ये जो बैलेंस शीट है वो गड़बड़ा गई थी। लेकिन अब जैसे जैसे हालात ठीक हो रहे हैं तो इन कंपनियों की बैलेंस शीट जो है उसमें भी सुधार आ रहा है। खासकर प्रोविजनिंग स्लिपेजेस अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे कमी आने वाली है और जाहिर सी बात है अगर प्रोविजनिंग और स्लिपेजेस कम होते हैं तो इसका सीधा इम्पैक्ट जो है आपको कंपनियों के मुनाफे में देखने मिलेगा और एक तगड़ा जंप जो है आपको बैंक्स के मुनाफे में इस बार देखने मिल सकता है। लोन ग्रोथ जो है वो भी अच्छी रहने वाली है। आपने एक समय पर देखा था कि जो ओवरऑल लोन आ रही थी वो खासकर रिटेल से आ रही थी, लेकिन अब एमएसएमई सेगमेंट से भी थोड़ी बहुत लोन जो है उसमें बढ़ोतरी हुई है, तो वहां से भी सपोर्ट मिलेगा और रिटेल और एमएसएमई दोनों सेक्टर से जो है लोन ग्रोथ काफ़ी बेहतर रहने का अनुमान है, तो यहां से बैंक्स को मदद मिलते हुए दिखाई देगी। ऑफटेक्स वहाँ भी अच्छी खासी बढ़ोतरी है। इसके चलते अगर आप देखेंगे तो नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वहाँ पे अच्छी खासी बढ़ोतरी होने का अनुमान लगाया जा रहा है। हालांकि ट्रेजरी इनकम जो है वो इस बार थोड़ी कम हो सकती है। आपने देखा जिस तरह से बॉन्ड डील्स में मोमेंटम देखने मिला, लेकिन साथ ही साथ एनपीए, सबसे बड़ी दिक्कत की बात बैंक्स के साथ यही थी, लेकिन एनपीए की चिंता जो है वो इस क्वार्टर में भी कम हो सकती है, ऐसे काफ़ी सारी रिपोर्ट्स मान के चल रही है। और एक सेगमेंट और, माइक्रो फाइनेंस सेगमेंट, आपको याद होगा जिस तरह से इनकी सबसे ज़्यादा हालत ख़राब थी, तो हो सकता है इस बार इनकी बैलेंस शीट भी थोड़ी बहुत सुधरते हुए नजर आए। तो बैलेंस शीट की जो कंडीशन है वो बैंक्स की और स्ट्रांग होते हुए नजर आएगी इस बार, तो यही अनुमान है। चलिए, तो मोस्ट वॉच्ड सेक्टर है ये बाजार का, और जैसा कि वरुण बता रहे थे इसके लिए हालात थोड़े बेहतर नजर आ रहे हैं और ये Q4 है, कुछ बेहतर साबित हो सकता है अधिकतर कंपनीज के लिए। लेकिन संदीप जी से जानते हैं कमाई के मौके कहां मिलेंगे। संदीप जी, आपका क्या व्यू है, कौन सा स्टॉक आपको पसंद है इस सेक्टर में? बिल्कुल, वरुण जी ने बहुत बढ़िया कहा कि देखिए अपटिक है क्रेडिट ऑफटेक में, एसेट क्वालिटी इंप्रूव होगी, दूध का दूध पानी का पानी। देखिए इस पर्टिकुलर जो 2 साल गए हैं इसमें एसेट क्वालिटी को लेकर बहुत चीजें क्लियर हुई है और जो क्रेडिट रेटिंग्स है, इंडिविजुअल की रिपोर्ट्स आती है, तो वहां पे देखिए आप जिन्होंने डिफॉल्ट किया उनको शायद आगे लोन नहीं मिलेगा और आने वाले दिनों में अब हमें एकदम क्लियर पिक्चर रहेगा। तो मुझे लगता है कि इनके एसेट क्वालिटी में बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट दिखेगा और सबसे ज्यादा अफेक्टेड अगर कोई सेक्टर था तो बैंक्स ही थे और एमएफआईज थे, जैसा कि एमएफआईज का जिक्र किया, क्योंकि बहुत ज्यादा ह्यूमन कॉन्टैक्ट वाले ये सेक्टर थे। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले दिनों में इन सेक्टर्स में बहुत अच्छी ग्रोथ दिखेगी और बैंक निफ्टी आगाज लेगा कहीं ना कहीं निफ्टी को ऊपर लाने में। और आज भी देखिए रिकवरी में अगर देखें तो बैंक्स काफी अच्छा कर रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक मेरा टॉप पिक है इस सेक्टर में। देखिए मुझे समाओ आईसीआईसीआई बैंक सबसे ज्यादा बढ़िया इसलिए लगता है, तो जब से चेंज इन मैनेजमेंट हुआ है एक बहुत जबरदस्त इनका वो दिख रहा है और जो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक में जो वैल्यूएशन गैप था वो भी कम होते हुए दिखा और आने वाले दिनों में और भी बेहतर होगा। फेडरल बैंक जो कि ओल्ड जनरेशन प्राइवेट सेक्टर बैंक है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे भी बहुत बढ़िया लेवल्स पे अवेलेबल है और शायद अनिल जी ने तो अपने बर्थडे पिक के तौर पे पास में भी स्टॉक को बहुत अच्छे लेवल्स पे रेकमेंड किया, तो अच्छा पैसा बनाई है। तो इस स्टॉक को 115 के टारगेट के लिए लीजिए, आईसीआईसीआई बैंक 850 के लिए और बंधन बैंक, जैसा कि वरुण जी ने भी कहा और जैसा मैंने एमएफआईज का जिक्र किया, मुझे लगता है कि इस सेक्टर में जिस तरीके से भी फेवरेबल रेगुलेटरी चेंजेस आए आरबीआई की तरफ से, दिस सेक्टर विल डू वेरी वेल और गजब के एक्सपेंशन प्लान इन सब कंपनी के, मैं जो चैनल चेक से कह रहा हूं, तो मुझे लगता है कि इस स्टॉक को भी बिल्कुल इन लेवल्स पे देखना चाहिए और बंधन बैंक उनमें से टॉप पिक है 360-70 के टारगेट के। ओके, चलिए, तो जैन साहब को बैंक सेक्टर में आईसीआईसीआई बैंक, फेडरल बैंक और बंधन बैंक में सबसे बेहतरीन कमाई के मौके इस रिजल्ट सीजन में नजर आ रहे हैं। अब बढ़ते हैं सीमेंट सेक्टर की तरफ। अरमान, आपकी पूरी रिसर्च तैयार है क्योंकि सीमेंट सेक्टर बहुत एक्टिव हाल फिलहाल में रहा है, तो नतीजों से क्या एक्सपेक्टेड है? देखिए, सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो सीमेंट सेक्टर के लिए जो कोर कंसेप्ट है उसमें सबसे पहले आपको ध्यान रखना है वॉल्यूम के ऊपर,
मार्जिन्स के ऊपर और रियलाइजेशन के ऊपर। अब अगर बात मैं करूं वॉल्यूम के ऊपर, तो वॉल्यूम में आप अगर देखेंगे तो लगभग 1.5 से 3% तक की गिरावट आ सकती है वॉल्यूम के हिसाब से। पर अगर रियलाइजेशन जो है वो रियलाइजेशन इंप्रूव होने का अनुमान है। इंप्रूव क्यों होगा? क्योंकि जो फरवरी और मार्च में सारी कंपनियों ने प्राइस हाइक्स लिया था। प्राइस हाइक्स क्यों लिया था? क्योंकि जो उनके रॉ मटेरियल्स की कॉस्ट है उसमें बढ़ोतरी आ गई थी। अब देखिए, लाइमस्टोन से जो सीमेंट बनाया जाता है तो उसको हीट करने के लिए आपको कोयला चाहिए रहता है, पेटकोक चाहिए रहता है, और अब जो लाइमस्टोन है उसको मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी तक पहुंचाना और कस्टमर्स तक पहुंचाने के लिए आपको फ्रेट कॉस्ट लगती है। इन सब में काफी बढ़ोतरी के कारण मार्जिन्स में खासा प्रेशर देखने को मिलेगा। और मार्जिन जो है आपके, जो वो लगभग इबिटा पर टन अगर मैं बोलूं तो 20 से 25% तक की उसमें गिरावट आ सकती है। अब बात आती है कि प्राइसेस हाइक में तो साउथ वेस्ट ने तो लगभग 9 से 10% मार्च के महीने में प्राइसेस, फरवरी से मार्च के महीने में प्राइसेस बढ़ाए हैं, और अगर ईस्ट और नॉर्थ की बात करें तो वहां पे 4 से 5% की बढ़ोतरी हुई है। अब अगर आउटलुक की बात करें तो ऐसा अनुमान है कि आने वाले समय में ये ग्रोथ अच्छी हो सकती है। उसका रीजन ये है क्योंकि जो गवर्नमेंट की इंफ्रास्ट्रक्चर का स्पेंडिंग है और जो एलोकेशन है वो काफी अच्छा है। इस कारण जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। ओके, आउटलुक पॉजिटिव नजर आ रहा है, यानी कि Q4 इनके लिए जोरदार साबित हो सकता है। संदीप जी, आप इत्तेफाक रखते हैं अरमान जो कह रहे हैं? एंड इफ यस, आपको कहां पर स्ट्रेंथ और कमाई का मौका दिख रहा है सीमेंट सेक्टर में? फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस टू अरमान जी। मैं पहली बार उनके साथ शो कर रहा हूं, तो अच्छा लग रहा है कि सीमेंट सेक्टर, जो कि मेरा फेवरेट सेक्टर है, और उसके ऊपर वो कमेंट कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि सीमेंट सेक्टर में रॉ मटेरियल्स की प्राइसेस का इंपैक्ट दिखेगा, और फोर्थ क्वार्टर हो सकता है कि देखिए उनका उतना ज्यादा अच्छा नहीं आए, बट जिस तरीके से आगे आने वाले दिनों में डिमांड की जो पुश है इंफ्रा के ऊपर, सरकार का पुश, और इस बजट में भी देखिए इंफ्रा के ऊपर बहुत जबरदस्त फोकस किया गया, और रियल एस्टेट की डिमांड की वजह से सरोगेटली बहुत बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। तो मुझे लगता है सीमेंट सेक्टर एक अच्छे लेवल पे और एक अच्छा कॉन्ट्रारियन सेक्टर बेट हो सकता है। तो बिल्कुल इस सेक्टर पे ध्यान रखें। देखिए कल भी कुछ आउट परफॉर्म करते हुए दिखे थे, और आज भी मुझे श्री सीमेंट दिख रहा था कि आउट परफॉर्म करते हुए। तो सीमेंट सेक्टर में भी मैंने कम से कम 15, 20, 25 स्टॉक्स तो दिए ही होंगे, और वो सारे स्टॉक्स को तो ध्यान रखे ही। बाकी श्री सीमेंट लार्ज कैप्स में मुझे बढ़िया लगता है। आने वाले दिनों में ये स्टॉक अच्छा करेगा। बहुत ही कॉस्ट कॉन्शियस और बहुत ही बेहतरीन स्ट्रॉन्ग क्वालिटी मैनेजमेंट है, गजब का ये लोग का कॉस्ट कंट्रोल रहता है। तो ये कंपनी अच्छा करेगी आने वाले सालों में भी, और इन लेवल्स पे भी ले 28,950, 29,350 का टारगेट के लिए। एक साउथ बेस्ड प्लेयर है सागर सीमेंट्स, जो कि वो भी बहुत बड़ा परफॉर्मर नहीं रहा है मार्केट्स में प्राइस के हिसाब से, बट यस इट विल अगेन डू वेल। अच्छा खासा परफॉर्म किया है, पहले भी टारगेट्स अचीव हुए हैं। तो 257 के लेवल्स हैं अभी, तो 310 के टारगेट्स के लिए इसको 3 से 6 महीने की अवधि के लिए लिया जा सकता है। ओके, तो सीमेंट सेक्टर में भी जोरदार कमाई के मौके दिख रहे हैं। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और ऑटो सेक्टर का रुख करते हैं। वहां पर भी अच्छी खासी हलचल हमने देखी है। तो कुशल, आप इस एरिया को काफी स्ट्रांगली ट्रैक करते हैं, जरा बताइए कि गाड़ी इनकी आगे बढ़ेगी या ब्रेक फेल होगा? डेफिनेटली कुछ सेगमेंट्स में तो काफ़ी अच्छा प्रदर्शन की एक्सपेक्टेशंस है, पर कहीं ना कहीं जो मार पड़ रही है ना वो डेफिनेटली कमोडिटी इन्फ्लेशन की पड़ती हुई दिख रही है नेहा। और हम देखें ना, यहाँ पर कमोडिटी इन्फ्लेशन की वजह से कंपनी जितनी कंपैरेटिवली प्राइस इंक्रीज करनी चाहिए थी वो प्राइस इंक्रीज उतनी नहीं हो पाई है। तो जाहिर सी बात है कि इनका जो इम्पैक्ट है वो आपको ओवरऑल वॉल्यूम्स पर भी आता हुआ नजर आएगा। जिस तरह से डिमांड सेंटिमेंट अभी थोड़ी सी वापस से इन्फ्लेशन के कारण से थोड़ी चिंता बढ़ती हुई दिख रही है डिमांड को लेकर, पर डेफिनेटली पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट जो है वहाँ पर अच्छा प्रदर्शन की एक्सपेक्टेशंस हम लगाकर चल रहे हैं। और खासकर सीवी स्पेस से अशोक लेलैंड जो है वो काफ़ी बेहतर साइड पर प्रदर्शन करता हुआ दिख सकता है। बट लार्जली यहाँ पर जिस तरह की प्रदर्शन की उम्मीद लगाई जा रही है हीरो मोटोकॉर्प से, वो कमजोरी के संकेत ही दिखा रही है। मार्जिन्स पर तो दबाव रहेगा ही, साथ ही टॉप लाइन और बॉटम लाइन पर भी हम एक इम्पैक्ट देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि रूरल एरिया से यहाँ पर कंपनी की जो डिमांड है वो आती हुई नजर आ रही है। और जिस तरह से महंगाई दर बढ़ रही है, जो इस तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम बढ़ रहे हैं, उससे इनके कंजम्पशन, इनके जो प्रोडक्ट्स हैं उनके कंजम्पशन पर भी बड़ा इंपैक्ट आने की उम्मीद लगाई जा रही है। बट डेफिनेटली अगर आप देखें तो यहाँ पर ऑटो एंसिलरी स्पेस पर भी जो टायर सेगमेंट है उस पर आपको फोकस रखना चाहिए। यहाँ पर हमने पहले आपको लिंक कर भी बताया था कि किस तरह से यहाँ पर जिस तरह से क्रूड में आपको उबाल आता हुआ दिखा है, इंपैक्ट जो है क्लियर कट इनकी मार्जिन्स पर भी आता हुआ दिखेगा। तो नेगेटिव साइड पर टायर स्पेस की कंपनियां परफॉर्म करती हुई दिखेंगी। ओके, पॉइंट टेकन। जैन साहब, आप बताइए, ऑटो सेक्टर में इस समय आपको कोई कमाई के मौके दिखाई दे रहे हैं विज़वी जो अभी विद रिस्पेक्ट टू व्हाट कुशल सेड तिमाही के एक्सपेक्टेशंस हैं? नहीं, बिल्कुल कुशल जी ने सही एनालिसिस दी है। और ये सेक्टर देखिए अफेक्टेड रहा है, और क्रूड की प्राइसेस और डीजल पेट्रोल की प्राइसेस की वजह से भी डिमांड में थोड़ा सा फर्क पड़ेगा। और टू व्हीलर्स में भी कोई बहुत ज्यादा ऑफटेक देखने को मिला नहीं है, और सेमीकंडक्टर वाली जो प्रॉब्लम थी तो वहां पे कार्स के स्टॉक्स को काफी प्रॉब्लम हुई है। बट फिर भी मुझे लगता है कि इस सेक्टर में बिल्कुल ध्यान देना चाहिए, अच्छे लेवल्स पे है। तो एक स्टॉक जो मैं बहुत बार रेकमेंड किया हुआ है वीएसटी टिलर्स एंड ट्रैक्टर्स, जो कि
मिनी ट्रैक्टर्स बनाती है, और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो एग्री थीम जो है इंडिया की वो बहुत बड़ी प्ले आउट करेगी। तो वीएसटी टिलर्स एक अच्छे लेवल्स पे, वहां पे ध्यान दीजिए। एमएनएम जो कि एक अच्छी खासी होल्डिंग कंपनी भी है, गजब का ग्रुप है और बहुत बढ़िया लॉन्चेस इनके रहे हैं। एक्सयूवी 700 भी रिसेंटली, और प्लस ईवी में भी फॉरेस्ट। तो मुझे ऐसा लगता है कि स्टॉक पे ध्यान दें। 970 के टारगेट के लिए आने वाले 3 से 6 महीने के लिए। एस्कॉर्ट्स जो कि बहुत बड़े कॉर्पोरेट एक्शन के बाद अच्छा खासा फ्यूचर्स और कैश मार्केट में भी प्राइसिंग में डिफरेंस था। कल भी मैं देख रहा था जी बिजनेस स्पेशल, तो जहां पे राकेश झुंझुनवाला जी एग्जिट लिया, बट जिस तरीके से जापानीज प्लेयर बड़ा घुसा और ऐसे लेवल्स पे है स्टॉक, तो इस लेवल पे ध्यान दिया जा सकता है। बाकी ऑटो इंसिलरी स्टॉक्स मैंने वन आफ्टर द अनदर बहुत सारे रेकमेंड किए। फीएम, इंडिया निपॉन, एमएम फोर्जिंग, कैलब्रोस, बैंको, इंड्योरेंस और टायर्ड स्टॉक्स देखिए अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और बहुत सही है। कुशल जी ने बोला कि इनको तकलीफें और भी है, बट फिर भी मुझे लगता है कि टीवीएस, श्रीचक्र, गुडियर ये सब अच्छे लेवल्स पे है। वहां पे कॉन्ट्रारियन बेट्स लेनी चाहिए। जहां पे भी मार्केट्स में और करेक्शन गिराती है तो इन सेक्टर्स पे और इन स्टॉक्स पे ध्यान रखना चाहिए। चलिए, तो जैन साहब ने आपको बताया कि ऑटो सेक्टर में आपको इस तिमाही, जो पिछली तिमाही है, उसके मद्देनजर कहां कहां कमाई के मौके मिल सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एफएमसीजी सेक्टर की। वरुण, आप कॉन्स्टेंटली इस एरिया को ट्रैक करते रहे हैं और हमने देखा है कि इसमें भी खबरें कुछ कम नहीं रही हैं, बहुत एक्शन दिखा है। तो जरा बताइए कि Q4 कैसा साबित होगा? देखिए नेहा, इसमें मेरी रिसर्च से ज़्यादा आपकी रिसर्च की जरूरत है क्योंकि नो डाउट खाना पीना तो चलता ही रहा, लेकिन जिस तरह से पाम ऑयल हो, मस्टर्ड ऑयल हो, ये दुनिया भर की जितनी भी खाने पीने की चीज़ें, सबकी जिस तरह से रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ी है, उसका सीधा इंपैक्ट देखने मिलेगा आपको इस बार कंपनियों के नतीजों पे। और जितनी कंपनियां हैं सबके मार्जिन में ये माना जा रहा है कि मार्जिन में दबाव रहने वाला है। लेकिन साथ ही साथ याद रखिएगा, इन कंपनियों ने प्राइस हाइक भी लिए थे तो ग्रोथ होगी। हालांकि जो पहले हम देखते थे कि डबल डिजिट ग्रोथ होती थी, वहां पे प्राइस और वॉल्यूम का अच्छा मिक्स होता था। इस बार शायद आपको वॉल्यूम का मिक्स देखने नहीं मिलेगा, प्राइस का इंपैक्ट जो है वो ज़्यादा रहेगा। और बढ़ती कीमतों के चलते जिस तरह से कंपनियों ने प्राइस हाइक किए हैं उसका इंपैक्ट देखने मिलेगा। हालांकि ग्रोथ जो है वो सिंगल डिजिट ही रहने वाली है। नो डाउट आउट ऑफ होम कंजम्पशन जो है वो बढ़ा है। QSR स्पेस में अगर आप देखेंगे तो वहाँ पे थोड़ी बहुत रिकवरी आई है, तो वहाँ से मदद मिलेगी। लेकिन एक चिंता जो पिछले कुछ क्वार्टर से FMCG कंपनियों में लगातार है वो है रूरल डिमांड। रूरल डिमांड लगातार प्रेशर में थी। इस बार देखना होगा कि रूरल डिमांड को लेकर कंपनियां क्या अपडेट देती है। ओके, जैन साहब, आपकी पसंद FMCG सेक्टर में? बिल्कुल, देखिए बहुत ही अलग टाइप का एक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और आईटीसी तो हमारा हीरो इसी सेक्टर का है। बट मैंने एक जो अलग पिक लाया हूं, और यहाँ पे देखिए रॉ मटेरियल प्राइसेस का और इन्फ्लेशन का बहुत बड़ा फियर है, तो रूरल डिमांड और इन सब पे इंपैक्ट पड़ रहा है। बहुत सही है ये बात। तो हिंदुस्तान फूड्स एक अलग ही टाइप की कंपनी है, ये एग्रीगेटर ये मान लीजिए, और कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करती है बहुत सारे ब्रांड्स की। स्टॉक को मैंने जैन साहब के जेम्स में भी दिया हुआ है, तो 2190 के टारगेट के लिए स्टॉक को देखा जा सकता है। एक स्टॉक अंडर परफॉर्म करा हुआ है ब्रिटानिया। इस ग्रुप के काफी स्टॉक्स अंडर परफॉर्म करते हुए दिखे हैं, तो इस स्टॉक में भी ध्यान दिया जा सकता है 3750 के टारगेट के लिए। पॉइंट टेकन। चलिए, अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं और रुक करते हैं रियल एस्टेट सेक्टर का। एक्शन कम यहाँ पर देखने को नहीं मिला है, बहुत उठापटक देखने को मिली है। एक समय तो लगातार उसमें स्ट्रेंथ भी थी और खबरें हम लगातार उसमें आपको दिखाते रहे हैं। लेकिन तिमाही से क्या एक्सपेक्टेशन है, अरमान जरा बताइए। Q4 में FY20 में अगर आप देखोगे तो जो बुकिंग्स हैं वो बहुत अच्छी रहने का अनुमान है। अब बुकिंग्स ही नहीं, उसके साथ साथ जो नए लॉन्चेस हैं वो भी बहुत अच्छे रहने का अनुमान है। और अब ये बुकिंग्स का रहने का और इसका रीज़न ये है क्योंकि अब जैसे अब IT सेक्टर्स हुआ, IT सेक्टर में अब आधे से ज़्यादा जनों को, और मैक्सिमम अब 2-3 महीनों में मैंने दोस्तों से भी बात करी तो सबके सब वर्क फ्रॉम होम से अब ऑफिस में आने वाले हैं। साथ में अगर मेजर रीजन्स में आप मुंबई देखोगे तो मुंबई में भी स्टैम्प ड्यूटी के कम होने से भी, स्टैम्प ड्यूटी कम होने से भी अच्छी डिमांड आई। इन सब को देख के ये देखा जा सकता है कि ये जो सेक्टर है इसके लिए Q4 अच्छा रह सकता है और आगे भी अनुमान है कि आगे भी इसमें कंपैरेटिवली अच्छी बढ़ोतरी देखी जाएगी। ओके, तो डिमांड बेहतर आने की उम्मीद है और उसी की तर्ज पर ये चौथी तिमाही बेहतर रह सकती है। जैन साहब, आपको पसंद है कुछ रियलिटी स्पेस में? अगर किसी को पैसा लगाना हो तो कहां लगाएं? यस, ये सेक्टर में मैं बहुत बुलिश, और मुझे लगता है कि आने वाले सालों में रियल एस्टेट वापस से बहुत अच्छा करेगा एज एन एसेट क्लास ऑल्सो। तो इसमें एक स्टॉक है जिसका मैं डिस्क्लोजर देना चाहूंगा कि मैंने मेरे फैमिली के फंड इसमें लगा रखे हैं। एम्बेसी REIT जो कि रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट है। एक हटके ये बेट है जो कि मैंने 2018-19 में जब शुरुआत हुई थी अनिल जी के साथ इस चैनल पे बोलने के लिए, तो मैं एम्बेसी REIT तब से रेकमेंड कर रहा हूं। इस स्टॉक को बिल्कुल देखना चाहिए। इट्स इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट जो कि एक अलग एसेट क्लास है, इस पे ध्यान दें। और बैंगलोर बेस्ड एक प्रेस्टीज एस्टेट है, बहुत बढ़िया लगता है। फिर मुझे ऐसा लगता है कि गोदरेज प्रॉपर्टी जो कि हाउसिंग NBFC की बात कर रहे हैं, वो लोग उसमें भी एंट्री ले रहे हैं। और एक नोएडा बेस्ड कंपनी है एल्डेको हाउसिंग, वहां पे ध्यान दें। सो ओवरऑल मुझे लगता है कि रियल एस्टेट में बिल्कुल अच्छा माहौल है। और महिंद्रा
इनफैक्ट मैंने लाइफ स्पेसेस काफी बार रेकमेंड किया है. सो ओवरऑल इट्स अ गुड सेक्टर टू बी इन्वेस्टेड इन. बहुत बेहतरीन सेक्टर है, अच्छी तिमाही के नंबर्स एक्सपेक्टेड हैं जैसे कि अरमान ने कहा, और वो जो कंपनियों का जिक्र किया जैन साहब ने, उस पर डेफिनेटली आप फोकस करके इस रिजल्ट सीजन चल सकते हैं. और आखिर में मेटल सेक्टर, ये सेक्टर पूरी तरह से वरुण हम कहेंगे कि कमोडिटी बाजार की भेंट चढ़ा हुआ है. कभी चढ़ जाता है, कभी गिर जाता है, मल्टी ईयर हाईज लोज बनते देखें. इन्वेंट्री की स्थिति, खैर उन सबको तो साइड में रखते हैं, उसमें तो हम शो अलग कर लेंगे, लेकिन सेक्टर के लिए कैसे मौके हैं? देखिए सेक्टर के अगर आप देखेंगे तो नो डाउट यहाँ पे स्टील हो, जो भी मेटल हो, उसके दाम बढ़े हैं, लेकिन पिछले साल जो ग्रोथ थी इस बार वो ग्रोथ कम है. तो नो डाउट ग्रोथ होगी लेकिन ग्रोथ कम होगी. अब इसमें भी अगर आप देखेंगे तो फेरस के मुकाबले नॉन फेरस जो है उसके नतीजे बेहतरीन रहेंगे. और इनफैक्ट मेटल्स और माइनिंग को मैं दो में डिवाइड करूंगा, मेटल्स एंड माइनिंग. अगर आप मेटल कंपनीज के देखेंगे तो वहां हो सकता है कि आपको शायद नतीजे थोड़े डिले देखने मिले, लेकिन माइनिंग कंपनीज यहां पे नजर रखिएगा, क्योंकि खासकर जो रॉ मटेरियल है जैसे कि आयरन और हो, कोल हो, इनकी कीमतें बढ़ी थी. तो खासकर जो माइनिंग कंपनीज है वहां पे नजर रखिएगा, हो सकता है कि वहां पे नतीजे ज्यादा बेहतर हो मेटल्स के मुकाबले. चलिए, मेटल और माइनिंग दोनों पर नजर रखने की जरूरत है. जैन साहब, आपको क्या पसंद है? कोई कमाई के मौके इन दोनों ही सेक्टर्स में आपको नजर आ रहे हैं? नहीं, बिल्कुल. मैं माइनिंग पे हमेशा से बहुत फोकस दिया हूं, और इन्वेस्टमेंट के लिए देखिए माइनिंग स्टॉक्स बेहतर होते हैं. ट्रेडिंग के लिए देखिए आप मेटल्स को ट्रैक करते हो, जिसको हम कमोडिटीज को आप भी काफी ट्रैक करते हैं, मैंने भी किया है, तो वहां पे भी ध्यान दें. और फेरस और नॉन फेरस में देखिए ऑलरेडी बहुत बड़ा परफॉर्मेंस देखने को मिला. बट यस, एक स्टॉक है जो कि मैंने जेम्स में भी दिया और वो अंडर परफॉर्मर है, और बल्कि अच्छा खासा टूटा हुआ है, इसलिए मुझे लगता है कि अब बॉटम फिशिंग की जा सकती है. दैट इज टाटा मेटालिक्स, 970 1030 के टारगेट के लिए. एनएमडीसी मुझे बहुत ज्यादा बढ़िया लगता है, और माइनिंग स्टॉक्स मुझे बहुत बढ़िया लगते हैं. तो ये स्टॉक एक ऐसा कि इसको लेकर आप लंबे समय के लिए भी रख सकते हैं. सबसे बढ़िया कि इनकी डिविडेंड डील्स, ओपीएम्स, सब कुछ बहुत बढ़िया है. एंड मोइल मैंगनीज, और जैसे कि संदूर मैंगनीज में तो देखा ही कैसा करिश्मा हुआ है. मोइल इज अगेन अ फैंटास्टिक कंपनी, और इस सेक्टर से मैंने और भी बहुत सारे स्टॉक्स दिए हैं. माइथन एलॉयज है, रत्नामणि मेटल्स है, ये सब पे भी ध्यान दे सकते हैं. सो मोइल को 185 के लेवल्स पे लेके 220 के टारगेट के लिए स्टॉक को बिल्कुल लेना चाहिए 6 से 9 महीने की अवधि. पॉइंट टेकन जैन साहब, थैंक यू सो मच आज हमारी इस खास पेशकश में जुड़ने के लिए और हमारे दर्शकों की एक बेहतरीन तैयारी करवाने के लिए. नतीजों के सीजन का तो यहां आगाज हो चुका है, लेकिन उससे पहले कहां, किस सेक्टर में कितनी कमाई का मौका मिल सकता है, इसमें आपने हमारी मदद की. साथ ही मैं शुक्रिया करना चाहूंगी हमारी पूरी रिसर्च टीम का, कुशल, वरुण, अरमान, थैंक यू सो मच. आपने इतनी मेहनत की, अच्छी खासी रिसर्च लेकर आए और उसके दम पर हम ये शो खड़ा कर सके हैं. चलिए, इसी के साथ हमारी खास पेशकश में इतना ही. मुझे दीजिए इजाजत. नमस्कार.